अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो तुर्की से इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए निकल के आ रही है। जो हमने कुछ ही टाइम पहले तुर्की के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया था नेक्स्ट जनरेशन स्टैंड ऑफ जैमर से रिलेटेड, वो प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर अपने फाइनल फेज के अंदर एंटर हो चुका है और कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान को अपने नए हवा एसओजे यानी कि स्टैंड ऑफ जैमर्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। पिछली बार जब हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी तब ओकेजन ये था कि जब तुर्की की जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान वो पाकिस्तान आए हुए थे और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्की की जो तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है उनकी तरफ से एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर ये जो हवा एसओजे जैमर्स हैं इनकी एक्विजिशन और साथ ही साथ टीओटी का जो प्रोजेक्ट है उसे फाइनली अप्रूव किया गया था दोनों साइड से और इसके ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो अब यहाँ पर इस टाइम के ऊपर जो तुर्की से अपडेट आ रही है वो इस सूरत में है कि तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से एक बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 के ऊपर जो हवा एसओजे जैमर का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है उसको इंटीग्रेट करके अब इस टाइम के ऊपर जो टेस्टिंग है वो कंडक्ट की जा रही है। लोकल फ्लाइट ट्रैकर्स के मुताबिक ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 इसे इसके एक्टिव ट्रायल्स के दौरान देखा गया था, जहां पर तुर्किश एरोस्पेस फैसिलिटीज के नजदीक ये जो है अपनी टेस्टिंग को कंडक्ट कर रहा था। ये आप इस टाइम के ऊपर इसके फ्लाइट पाथ की फुटेज भी देख रहे हैं। नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है कि बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 हैवा एसओजे। तो अब ये चीज इस वजह से यहाँ पर इंटरेस्टिंग है बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट अक्वायर किए थे वो भी बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 से, और प्लान इनसे रिलेटेड यहाँ पर ये था कि जल्द ही इनको तुर्की भिजवाया जाएगा इनके ऊपर अपग्रेडेशन के लिए। जो हवा एसओजे का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो इनके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है डेडिकेटेड स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज जैमर के अंदर कन्वर्ट होगा एंड हमारी जो फ्लीट के अंदर मौजूद एग्जिस्टिंग DA-20 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस किया जाएगा या फिर उनको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा कि एक स्क्वाड्रन के अंदर ये DA-20 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट रहेंगे और दूसरा स्क्वाड्रन यहाँ पर रेस किया जाएगा इन नए नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का। तो पिछले 5 सालों के स्पैन में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 मिलिट्री स्कर्मिश हुई हैं, एक 2019 की और एक 2025 की, और दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस रोल को डोमिनेट किया है। 2019 में चाहे इंडिया का अपने MI-17 को शॉट डाउन करना है या फिर MiG-21 बाइसन जो कि विंग कमांडर अभिनंदन जिसको उड़ा रहे थे उसको जैम करके फिर शॉट डाउन करना हो, दोनों में ही पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड अब अगर आप 2025 के ऊपर आ जाए ऑपरेशन ज़रबे करार एंड देन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, तो दोनों ऑपरेशंस में अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफी एक्सेप्शनल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। इवन सो एंड सो यहाँ पर ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरफोर्स की जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं या फिर सिक्योर कम्युनिकेशन है उनको पेनिट्रेट किया गया, जिसका प्रूफ एक रेडियो RT की सूरत में हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने 9 मई 2025 को एक ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। तो 2025 में भी इस हद तक पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो इफेक्टिव रही। इवन दो इस दफा हम यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तक महदूद थे, एयर में यानी कि हवा में हमारे पास कोई कैपेबल सिस्टम मौजूद नहीं था। जो DA-20 एयरक्राफ्ट था वो ऑब्सोलीट हो चुका है मॉडर्न बैटलफील्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर 2025 की जो एयर कैंपेन है या एयर स्कर्मिश है उसके अंदर यूटिलाइज नहीं किया, जिसको आप इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि अगर उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक केपेबल एयरबॉर्न जैमर होता तो रिजल्ट्स जो है वो कुछ और ज्यादा बेटर हो सकते थे। यहाँ पर ये भी हो सकता था कि इनिशियल में इंडियंस को जो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिला कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पोजीशन को स्ट्राइक किया, अगर हमारे पास एक केपेबल एयरबॉर्न लॉन्ग रेंज जैमर होता तो ये एडवांटेज भी हम उनका खत्म कर सकते थे। तो इन्हीं कैपेबिलिटी लैप्सेस को आइडेंटिफाई करते हुए पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्लान बना लिया गया था कि उनको एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज जैमर चाहिए और तुर्किश हवा एसओजे प्लेटफॉर्म जो है वो इस पर्टिकुलर रोल के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि एक बहुत ही केपेबल हाई पावर EESA बेस्ड जैमिंग स्वीट के साथ आता है। यानी कि पहली दफा जो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को जैमिंग स्वीट ऑफर किया जा रहा है वो एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड जैमिंग स्वीट है, जो कि आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल जैमर्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एट अ टाइम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एनिमी का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनके जो कॉम सिस्टम्स है उनको जैम कर सकता है, लॉन्ग रेंज रेडार्स की जो रेंज है उसको डिग्रेड कर सकता है, IFF सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एनिमी की जो डेटा लिंक्स है जिसके तहत उसका
उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ लिंक्ड है उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। और भी ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, बहुत सारे डिस्ट्रप्शन मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इस AESA बेस्ड जैमर के थ्रू एनिमी का जो अटैक रिदम है, उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं और जैम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी यहाँ पर कैपेबिलिटीज है जिनको ऑलरेडी कुछ हद तक पाकिस्तान जो है वो ग्राउंड बेस्ड जैमर्स के थ्रू पहले ही इंप्लॉय कर चुका है। लेकिन जब आपके पास एक डेडिकेटेड एयरबॉर्न जैमर होता है इस तरह की कैपेबिलिटीज के साथ जो कि काफी ज्यादा मॉड्यूलर है, एट मोमेंट्स नोटिस आप उसको कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इन एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को ऐसी कंटेस्टेड एनवायरमेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और नॉर्मली तो हम इस चीज को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होते हैं कभी कभार इनसे आप पूरी कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटकम है उसी को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक मस्ट हैव कैपेबिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, अलॉन्ग विद अदर जो हमारे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ इंडक्ट हो रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। तो इनके साथ कंबाइन जब आप इन सिस्टम्स को करते हैं तो आपको यहाँ पर एक फुली नेटवर्क सेंट्रिक एयरफोर्स मिलती है जो कि ना सिर्फ कन्वेंशनल बैटलफील्ड में पूरे तरीके से इफेक्टिव है, बल्कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वहां पर भी इस एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं वो अनमैच्ड हैं। और इस चीज को हमने 7 मई 2025 को और फिर देन अगेन लेटर डेज में बहुत क्लोजली विटनेस किया। सो आई होप यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अभी तक इन एयरक्राफ्ट की जो टाइमलाइन है उससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर फाइनली EW स्वीट को लगाकर ट्रायल और टेस्टिंग का फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमें डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।